तो आप अपने नोट्स को ही वैसे साइंटिफिक तरीके में बनाइए, डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए। और उनको मैंने बताया तो उन्होंने मुझे गोद में उठा के बहुत हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। फिर पेरेंट्स को फ़ोन किया तो वो लोग मार्केट में जो भी सामान खरीद रहे थे छोड़ के आ गए। तो दूसरी एडवाइस थी वो मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि परेशान मत हो, ज्ञान का एक गागर होता है, जब वो गागर भरेगा तब जब वो गागर भर जाएगा उसके बाद पेपर निकलेगा। तो मेरा इतना यकीन था कि इतना पढ़ा है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। पर ये नहीं पता था कि इतना ऊपर नाम दिख जाएगा, इतनी जल्दी नाम दिखेगा। जी हाँ, ये मेरा टारगेट रहता था कि मुझे इतने समय में ये कर लेना है कि तू चल अकेले मत दे उनका साथ जो तेरा साथ नहीं चाहते, वह खुद शीशे में नज़रें नहीं मिलाते हैं, तुझे वो दुनिया से क्या समझाएंगे, तुझे वो दुनिया को क्या बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया है और हम डेली एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी की सीरीज़ में आज के हमारे गेस्ट हैं यूपी पीसीएस टॉपर, आप कह सकते हैं सेकेंड रैंक, प्रतीक्षा पांडे मैम। तो मैम, हमारे व्यूअर्स और हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी हार्दिक बधाई। धन्यवाद। तो मैम, कैसा लग रहा है आपको ये सफलता पाने के बाद, सेकेंड रैंक हासिल करने के बाद? मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी मेहनत मैंने की थी उसका मुझे एक परिणाम मिला है और बहुत अच्छा परिणाम मिला है। तो अब सुकून भी है थोड़ा कि अब वो शायद वो किताबें रटने के लिए अब नहीं खोलना पड़ेगा। अब और एक नई तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा। मैम, आपको बिलीव था ऐसा कि नहीं हमारी रैंक 2 या रैंक ऐसे टॉप 10 में जगह बन जाएगी? नहीं, ईमानदारी से बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इतना यकीन था कि इतना पढ़ा है कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। पर ये नहीं पता था कि इतना ऊपर नाम दिख जाएगा, इतनी जल्दी नाम दिखेगा ऊपर से देखने पर। ऐसे नहीं, मतलब आपको यकीन नहीं था कि मेरा ही टॉप 10 में जगह बनेगी? पहले से ऐसे कोई यकीन नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जी। तो मैम, रिजल्ट आने के बाद वो फैमिली रिएक्शन कैसा रहा कि टॉप ही कर दिए ऊपर से? मैं यूपी पीसीएस 23 प्रीलिम्स की तैयारी कर रही थी और बुक्स वगैरह खोल के बैठी थी और सुबह से ही पता चल गया था कि रिज़ल्ट आने वाला है, शायद आ जाएगा। तो मैं बार बार चेक कर रही थी वेबसाइट की, अब आया। बट जब शाम को 7 बजे तक नहीं आया तो फिर मैं वापस से अपनी पढ़ाई करने लगी। और मुश्किल से आधे पौन घंटे बाद जब फिर से चेक किया तो रिज़ल्ट आ गया था। और मेरे पेरेंट्स घर पे थे नहीं। एक दी है, मेरी बड़ी दीदी हैं वो यहाँ पे थी मेरे साथ। और उनको मैंने बताया तो उन्होंने मुझे गोद में उठा के बहुत हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। फिर पेरेंट्स को फ़ोन किया तो वो लोग मार्केट में जो भी सामान खरीद रहे थे छोड़ के आ गए। घर आए, घर पे सेलिब्रेशन शुरू हुआ। उसके बाद एक बार उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और हक किया। उसके बाद हम लोगों को 2-3 दिन तक एक दूसरे से बात करने का मौका ही नहीं मिला। और अब जाके थोड़ा शांत हुआ है माहौल घर में। मैम, आप तो काफ़ी ज़्यादा हर जगह से फ़ोन आता होगा, कोचिंगों से, हर जगह से बधाई आपको मिल रही होगी? जी, बधाइयाँ कई जगह से आ रही हैं। कोचिंग से तो इतना नहीं फ़ोन आ रहे हैं पर जहाँ से मैंने पढ़ाई की, जो मेरे गुरुजन रहे हैं, टीचर्स रहे हैं, उनके मुझे फ़ोन एक बार आए थे, ज़रूर आए हैं। और बाकी फ़ोन कई जगह से आ रहे हैं, किसी को मैं जानती हूँ, किसी को मैं नहीं जानती हूँ। पर बहुत खुशी मुझे इस चीज़ की है कि मुझे काफ़ी सारे फ़ोन ऐसे, मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जो बोलते हैं कि थोड़ा स्ट्रैटेजी बता दीजिए, गाइड कर दीजिए। तो अच्छा लगता है कि आज मैं उन्हें बता रही हूँ। अगर आज मैंने उन्हें प्यार से समझा दिया तो कल वो मेरी जगह होंगे और वो किसी और की ऐसी ही मदद करेंगे। तो ये जो महसूस हो रहा है अंदर से कि किसी की मदद करना, वो बहुत अच्छा लगता है। जी। सो मैम, थोड़ा सा बताइए कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी में कितने समय से कर रही हैं, कब से लगी हुई थी? मैं 2016 में मेरा बीटेक ख़त्म हुआ था और तभी से मैं इस तैयारी में उतर गई थी। 2017 में पीसीएस प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद से मैं या मेंस में नहीं हुआ और किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हुआ था फिर मेरा। और मैं तब से लगातार तैयारी ही कर रही थी। और 2021 से फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी। अपनी कमियों को देखकर अपना एक एनालिसिस तैयार किया था कि कहाँ कमी रह जा रही है। और उन कमियों पे जब काम करना शुरू किया था तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिल गया। 2022 में ही रिज़ल्ट दिख गया। तो खुशी है कि स्ट्रैटेजी में चेंज किया थोड़ा। सो मैम, अब जानेंगे कि इस एग्ज़ाम में आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा? मेरा मीडियम इंग्लिश था और ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था। इंग्लिश मीडियम होने के बाद भी जो यूपी पीसीएस के लिए मैंने तैयारी की है, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए,
वो मैंने हिंदी मीडियम के ही यूट्यूब चैनल्स और बुक्स से की थी, तो मेरा मीडियम पढ़ने का हिंदी रहा है करंट अफेयर्स के लिए, पर एग्ज़ाम में जो कुछ भी मैंने लिखा है वो इंग्लिश में था। जी। सो मैम अब जैसे कि आपने बताया कि 2017 से तैयारी कर रही हैं, 2016 में आपका ग्रेजुएशन बीटेक पास आउट है, तो थोड़ा सा ये बताइए कि इससे पहले आपको क्या कमियां रहीं जो एक न्यू स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? आपने तो वो सारा एक्सपीरियंस है आपके पास और इतनी ज़्यादा मेहनत की कि इस बार टॉप ही कर दिए। जी। बीटेक करने के बाद एक कमी ये थोड़ी महसूस हुई थी कि एक गाइडेंस नहीं था कि कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जी। और ये गाइडेंस की कमी की वजह से मैं थोड़ा हवा में पढ़ रही थी कि जी, जो जी। ठीक लग रहा था मैं वैसे पढ़ रही थी। फिर जो कमी मेरी रह जा रही थी, जब मुझे मेरे दोस्त बने, दोस्तों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है अपनी आपकी तैयारी में। जी। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका दोस्त 8 घंटे से कम पढ़ रहा है तो आप 4 घंटे से भी कम पढ़ेंगे, और अगर आपका दोस्त 8 घंटे पढ़ रहा है तो चांस है कि आप भी 8 घंटे पढ़ेंगे। जी। हमारे दोस्तों का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, और ऐसे ही मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मेरी क्या कमी है, और हम लोग जब आपस में बात करते थे तो काफ़ी एनालिसिस होता था किससे कहाँ कमी रह जा रही, किसके व्यक्तित्व में क्या कमी है। तो जब मुझे अपनी कमियां समझ में आई तो मेरी कमी करंट अफेयर्स में रहती थी, जी। जो मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं कहाँ से पढूं। मैं सोर्स से पढ़ रही थी पर वो सोर्स मेरा गलत था, वो यूपी पीसीएस के लिए था नहीं। जी। तो फिर मैंने अपना सोर्स बदला और रिवीजन में बहुत तेज़ी लेकर आई थी मैं अपनी पढ़ाई में कि रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। जी। और इन 2 कमियों को जब मैंने दूर किया तो फिर क्लियर हो गया मेरा। जी। मैम जैसे इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, तो इस बार यूपी पीसीएस में आप कितने मेंस, कितने प्री और कितने इंटरव्यू दिए? इसके पहले मैंने कोई भी मेंस और कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया था। ये मेरा पहला मेंस है और पहला इंटरव्यू है। और 5 टाइम्स जो है प्री। जी, ये मेरा 5th प्रीलिम था। जी। तो मैम इसके साथ साथ आप यूपीएससी एग्जाम की भी तैयारी करती थी केवल यूपी पीसीएस? जी, शुरुआत के 1-2 साल मैंने यूपीएससी को भी साथ में लेकर चलने की कोशिश की थी। यूपीएससी को नहीं, यूपीएससी के लिए ही तैयारी कर रही थी, यूपी पीसीएस को साथ में लेकर चलने की तैयारी की थी। जी। पर वो मुझसे हो नहीं पाया। यूपीएससी मेरा एक भी बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया जी। और यूपीएससी की जगह फिर यूपी पीसीएस पे सारा ध्यान दिया। जी। सो मैम जैसे कि आपने पास आउट करने के बाद जो एक न्यू स्टूडेंट रहते हैं जनरली उनको कन्फ्यूज रहता है कि स्टार्टिंग आपने मतलब कैसे किया, एकदम बेसिक से कैसे, कहाँ से स्टार्ट किए? कोई एनसीईआरटी से या फिर कैसे स्टार्ट किए, कोचिंग लिए? जी, पहला कदम कहाँ से रखे? मेरा पहला कदम एक एडवाइस थी, जो 2 एडवाइस थी। जी। पहली एडवाइस मुझे जो मिली थी वो ये कि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग मत ज्वाइन करो। जी। पहले ऐसी कोचिंग ज्वाइन करो जो तुम्हें 2 घंटे बैठ के पढ़ाए, जी। और तुम देखो कि तुम 2 घंटे बैठ ले रही हो कि नहीं, उसके बाद बड़ी कोचिंग्स ज्वाइन करना जो दिन भर पढ़ाती हैं। जी। तो फिर मैंने कोशिश की थी कि मैं 2 घंटे बैठ के देखूं, 3 घंटे बैठूं। उसके बाद 2018 में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी अच्छी। जी। तो फिर वहाँ जब लंबा पढ़ाते थे तो मुझे दिक्कत नहीं होती थी। और जो आपका ये सवाल था कि कन्फ्यूजन, आपका एक सवाल और था, मैं भूल रही हूँ, सॉरी। जी। जैसे न्यू स्टूडेंट रहते हैं कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते हैं कि कहाँ से तैयारी करें, कोई एनसीईआरटी से पढ़ता है। हाँ जी, सॉरी। मेरे दूसरी एडवाइस मुझे दी गई थी, ये आपके दूसरे सवाल से रिलेटेड है। जो दूसरी एडवाइस थी वो मुझे मेरे पिताजी ने दी थी। जी। उन्होंने कहा था कि परेशान मत हो, ज्ञान का एक गागर होता है, जब वो गागर भरेगा तब, जब वो गागर भर जाएगा उसके बाद पेपर निकलेगा। तो मैं इस कोशिश में रहती थी कि जो हमें बताया जा रहा है उसको मैं पढूं। मैं अपने नोट्स पढ़ती थी, और बुक्स मैंने एनसीईआरटी की पढ़ी थी पर सारे सब्जेक्ट्स की नहीं पढ़ी थी। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी हिस्ट्री की, तमिलनाडु बोर्ड की भी पढ़ी थी, और एनसीईआरटी भी पढ़ी थी हिस्ट्री में, और पॉलिटी की नहीं पढ़ी थी, ज्योग्राफी की मैंने पढ़ी थी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट मेरे वीक थे, उन्हीं की मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी बस। तो मैं एनसीईआरटी आपने क्या मतलब 6 to 12th पढ़ी थी या फिर 11th-12th की केवल? मैंने शुरुआत 11th की थी, 11th कंप्लीट की, 12th कंप्लीट की, फिर मैंने बैकवर्ड्स चलना शुरू किया कि फिर 10th पढ़ा, 9th पढ़ा, 8th पढ़ा, ऐसे शुरू किया था। मैम जनरली एक स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब प्री और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड की जाए या फिर पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, मतलब दोनों को साथ लेकर चलें, कैसे? दोनों को जब तक आप साथ लेकर चलेंगे नहीं तब तक आप किसी न किसी स्टेप पे रुक जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी। प्रीलिम्स की जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एक सब्जेक्ट पे 20 किताबें मिलेंगी आपको, या फिर यूट्यूब पे 20 वीडियोस मिलेंगे। तो आप हर एक को एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ नहीं कर सकते, तो हमें उन सबका निचोड़ अपने नोट्स पे उतारना ही पड़ेगा।
तो जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने नोट्स तैयार करिए और उन नोट्स को ऐसे लिखिए जैसे आप मेंस में आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे। जैसे हमें सिखाया जाता है कि मेंस जब आप लिखें तो उसमें फ़्लो चार्ट का यूज़ करिए, डायग्राम यूज़ करिए, क्योंकि जो आंसर कॉपी चेक कर रहे होंगे उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आपके बड़े बड़े पैराग्राफ्स पढ़ें। तो आप अपने नोट्स को ही वैसे साइंटिफिक तरीके में बनाइए, डायग्राम बनाइए, फ़्लो चार्ट बनाइए, ताकि प्रीलिम्स का रिवीजन जब आप अपने नोट्स से करें तो जल्दी में सब कुछ रिवाइज हो भी जाए, और साथ ही जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो कि मेंस में आप जाएं तो आपकी एक पहले से लंबे तौर पे हैबिट बनी हो आंसर्स शॉर्ट में लिखने की। मैम, तैयारी के लिए आपने कोई कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी किए थे? और इसके लिए दिल्ली उल्ली जनरली बच्चे जाते हैं दिल्ली तैयारी करने, आप भी गई थी? नहीं, मैं दिल्ली एक बार भी नहीं गई थी। एक बार मैं 2 दिन के लिए गई थी और वहाँ से मैंने 1-2 बुक्स खरीदी थी, फिर मैं यहीं आई थी वापस। और मैंने कोचिंग 2018 में ज्वाइन की थी। उसके बाद 2018-19 1 साल मैंने वहाँ पे अपना ऑप्शनल का भी कोर्स किया था और जीएस का भी कोर्स किया था। उसके बाद फिर मैं कोचिंग के जो मेरे टीचर्स थे, मैं उनके टच में लगातार थी, वो मुझे गाइड करते रहते थे। पर वहाँ पे फिर मैंने कोर्स नहीं कोई एनरोल किया था, मैं वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ एनरोल करती थी और बाकी मैं घर पे उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ करती थी। मैम, डेली कितने घंटे पढ़ाई कर लेती थी? जनरली एक टॉपर से बहुत कन्फ्यूज रहता है, डाउट हर सबका एक क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे पढ़ती थी? मेरी पढ़ाई घंटों के हिसाब से कभी नहीं हुई है। मैं अगर मैं सोचती हूँ कि मैं 8 घंटे पढ़ती तो क्या पता घर पे कोई गेस्ट आ जाए या मुझे कहीं बाहर जाना पड़ जाए, तो मैं दिन के हिसाब से पढ़ती थी कि मुझे 3 दिन में ये एक बुक जो है वो पढ़ लेनी है, या इस एक बुक के नोट्स बना लेने हैं, या अपने नोट्स रिवाइज़ कर लेने हैं। तो मेरी पढ़ाई दिन के हिसाब से हुई है। डेली मैम आप टारगेट बनाती थी सुबह उठकर, या फिर कोई वीकली टारगेट बनाती थी कि मेरी इस दिन में इतने बुक ख़त्म होनी चाहिए? जी हाँ, ये मेरा टारगेट रहता था कि मुझे इतने समय में ये कर लेना है। स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए मैं टारगेट लेके चलती थी कि मुझे मॉर्निंग का 8 से 10:30 तक मुझे करंट अफेयर्स देखने। तो घंटों के हिसाब से करंट अफेयर्स के मेरे टारगेट थे। बाकी सब्जेक्ट वाइज मैं दिन को देती थी कि 3 दिन में या 4 दिन में मुझे ये नोट्स पढ़ लेने हैं या इस बुक के नोट्स बना लेने हैं। ऐसा। मैम, इसमें आपने जॉब प्रेफरेंस क्या भरा था इसे? मेरी जॉब प्रेफरेंस थी सबसे पहले एसडीएम थी। सेकेंड नंबर पे मैंने पंचायती राज अधिकारी भरा था। तीसरे पे खंड विकास अधिकारी था। और चौथे पे समाज कल्याण, जो मेरा समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑप्शनल था तो उस इंटरेस्ट के हिसाब से था। और फिर 5वें नंबर पे डिप्टी एसपी था। डिप्टी एसपी मैम, ऐसा क्यों? मतलब कि आप लास्ट में जनरली लोगों का सेकेंड प्रेफरेंस रहता है, आपने इसे 5th रैंक पे क्यों रखा? मैंने डिप्टी एसपी 5th पे इसलिए डाला क्योंकि जो ऊपर रखा था मुझे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। एसडीएम में इंटरेस्ट मुझे था ही, सभी सारे कैंडिडेट्स को होता है जनरली। बाकी जो मेरा ऑप्शनल था सोशियोलॉजी, वो मैंने लिया ही इसलिए था क्योंकि मुझे समाज को समझना अच्छा लगता है। उसी हिसाब से फिर मेरा पंचायती राज अधिकारी भी समाज से ही जुड़ा हुआ है, खंड विकास अधिकारी है, और समाज कल्याण तो खुद समाजशास्त्र के बारे में ही है। तो मेरा इंटरेस्ट बाकी पोस्ट में ज़्यादा था, इसलिए मैंने उन्हें ऊपर भरा। और उस हिसाब से जब मैंने उसको क्रमबद्ध तरीके से अरेंज किया तो डिप्टी एसपी अपने आप 5वें नंबर पे आ गए। सो मैम, अब थोड़ा सा आते हैं अब एग्ज़ाम के पैटर्न पर। तो जिसे आप जानते हैं कि अभी जो है 14 मई को अगले मंथ में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप खुद एक तैयारी कर रही थी कि अगर नहीं होगा तो बुक भी खरीदी थी, तो अब तो आप फ्री हो गए हैं। लेकिन फिर भी मैम, ये प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी आप बनाती थी और बनाई थी? प्रीलिम्स के लिए कैसे बेस्ट स्ट्रेटजी बनाया जाए जिससे सिलेक्शन प्रीलिम्स में होकर और मेंस में पहुँचे कैंडिडेट? जी, मेरी ये स्ट्रैटेजी रही थी कि अपने नोट्स मैंने खुद बनाए थे जी। और उनको एक नोट्स जो मेरा तैयार रहता था मैं उनको रेगुलर अपडेट करती थी। जैसे पॉलिटी के नोट्स में अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई नई रूलिंग आई है जी, तो उन सबको मैं लगातार अपडेट करती रहती थी और उसको ही मैं बार बार रिवाइज़ करती थी। मैं किसी और नए नोट्स पे नहीं जाती थी कि किसी और बुक को अब फॉलो करते हैं, इन नोट्स से मेरा पेपर नहीं निकल रहा है, ऐसा मैंने कभी नहीं किया था। अपने नोट्स मैंने लगातार फॉलो किए। हाँ, कोई नई किताब मैं पढ़ती थी, अगर पॉलिटी पे अगर कोई नई किताब आई या कोई नया वीडियो देखा, उसमें अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी तो उसको मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी, पर अपने नोट्स संभाल के रखती थी। और उसके बाद अपने नोट्स रिवाइज़ करना तो स्टैटिक जीके में आ जाता है जी। जो डायनेमिक होता है, जैसे करंट अफेयर्स जिसे हम कहते हैं, उसके लिए मैं एक चैनल फॉलो करती थी और उसके साथ ही साथ उसको रिवाइज़ भी करती थी। उस चैनल के जो क्वेश्चन में वो पढ़ाते थे वो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में होते थे। चैनल का नाम ही बता दीजिए। SSC अड्डा 24/7 पे जी, उनका एक मॉर्निंग में आशुतोष त्रिपाठी सर हैं, वो पढ़ाते थे।
उन पढ़ाते हैं तो मैं उनका रेगुलर फॉलो करती थी, और वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता था तो मैं उनके नोट्स फॉलो करती थी, अपने अपने नोट्स बनाती थी जी। और वो खुद भी रिवाइज़ करवाते थे और मैं भी उन नोट्स को लगातार रिवाइज़ करती रहती थी। तो करंट अफेयर्स वहाँ से और स्टैटिक जी के अपने नोट्स से, जी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, साथ ही साथ दृष्टि की उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की बुक आती है, जी। वो यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए मैंने फॉलो की थी। और इन तीनों का जो निचोड़ था, मुझे लगता है उसी से मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। अगर इन तीनों में से मेरे पास मेरे नोट्स नहीं होते जी। या करंट अफेयर्स के लिए मैंने अपना सोर्स नहीं सही से चूज़ किया होता, जी। तो मुझे लगता है कि और रिवीजन पे नहीं ध्यान दिया होता, तो फिर मुझे लगता है मैं प्रीलिम्स में फिर रुक जाती। जी। तो मैम थोड़ा सा बताइए कि जैसे प्रीलिम्स ने अभी बताया, तो इसके लिए जो स्टैटिक जीके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इस जो आपने बुक लिस्ट क्या-क्या प्रेफ़रेंस दिया था, फॉलो किया था? हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा था, जी। उसके नोट्स बनाए थे स्पेक्ट्रम के। जी। अपने हिसाब से नोट्स बनाए। जी, अपने नोट्स बनाए थे, उस स्पेक्ट्रम के मैंने अपने नोट्स बनाए थे। आर्ट एंड कल्चर जो स्पेक्ट्रम की आती है, मैंने उसके अपने नोट्स खुद से बनाए थे। जी। और एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो किया था, तमिलनाडु बोर्ड की भी एनसीईआरटी मैंने फॉलो की थी। जी। और मेडिवल का मैंने कोई सोर्स फॉलो नहीं किया था, बस एक बुक खरीद ली थी, कोचिंग के जो नोट्स आते हैं वो जी। मार्केट से खरीद के उनका रिवीजन कर लिया था। और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो की थी, जी। उसके ही नोट्स बनाए थे, वही अपडेट किया था। और उसके बाद जोग्राफ़ी के लिए गोचिंग लियोंग की बुक आती, गोचिंग लियोंग ओल्ड एनसीईआरटी जी। थी वो, उनके मैंने नोट्स बनाए थे और वो मैं रिवाइज़ करती रहती थी। जी। प्लस जो मेरे कोचिंग में नोट्स थे मैं उन्हें बार बार रिवाइज़ करती थी। इकोनॉमिक्स के लिए भी जो मुझे कोचिंग में नोट्स मेरे सर ने दिए थे वो बहुत ही सटीक नोट्स थे, मैं उनके नोट्स बार बार रिवाइज़ करती थी। जी। और इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर करंट अफेयर्स से सवाल होते हैं, जी। तो करंट अफेयर्स को पे थोड़ा एक पकड़ बना के रखी थी। जी। मैम करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या मतलब रिसोर्सेज फॉलो किया था, जो बुक जिससे क्या-क्या मैगज़ीन पढ़े थे? मैगज़ीन मैंने या फिर न्यूज़पेपर कोई? मैं न्यूज़पेपर, मुझे शौक़ रहा है द हिंदू पढ़ने का, तो जी। मैं द हिंदू रेगुलर पढ़ती थी। जी। और उसके अलावा मैगज़ीन मैंने एक फ़ॉलो की थी, उत्तर प्रदेश दृष्टि, जो मैंने आपको बताई है। जी। और ये उत्तर प्रदेश दृष्टि के करंट अफेयर्स और उसके बाद एसएससी अड्डा का जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जी। इन दोनों को करने के बाद फिर जब मेरे पास समय बचता था तो मैं मंथली प्रतियोगिता दर्पण और घटना चक्र, ये दोनों किताबें लाकर फिर इनके नोट्स अपने बना के रख लेती थी। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है तो अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी। जी। पर मेरी प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश दृष्टि और ये आशुतोष त्रिपाठी सर के नोट्स रहते थे। मैम यूपी स्पेशल के लिए आपने क्या लिया था? यही? यूपी स्पेशल के लिए जो बुक बताई आपको वो, उसके अलावा मैंने एक दो बुक्स खरीदी हुई थी और मैं उन्हीं को रिवाइज़ करती थी। मुझे खुद कोई सोर्स नहीं पता था। जी। एक यूट्यूब चैनल था, मैंने उनके नोट्स फॉलो किए थे। वो जो पढ़ाते थे वो मुझे बहुत नए ढंग से पढ़ाते थे, जी। तो उनके वीडियोस को मैंने 3-4 बार पूरी प्लेलिस्ट देखी थी। और चैनल मैम बता सकते हैं जिससे आप फॉलो किया था? हाँ, मुझे कोई वो नहीं, क्रेज़ी जीके ट्रिक करके एक चैनल है, मैंने उनके फॉलो किए थे। वो यूपी के मैप पे जी। बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से बताते हैं, तो जी। मुझे उनका चैनल बहुत पसंद है इस तैयारी यूपी विशेष के लिए। सो मैम अब प्रीलिम्स के बाद, आफ्टर प्रीलिम्स 4 मंथ के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो मेंस के लिए आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी? डेली कैसे आंसर राइटिंग करती थी, या फिर कोई रूटीन बनाया था कि नहीं हमें इतने घंटे लिखना है? नहीं, मैंने लिखने के लिए ऐसे कोई घंटे नहीं निर्धारित किए थे, जी। पर ये था कि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट के पहले तक मुझे बिल्कुल भी नहीं ऐसा आइडिया था कि मेंस हो जाएगा, तो मैं प्रीलिम्स के बाद फिर से प्रीलिम्स की ही तैयारी कर रही थी। फिर जब डर रिज़ल्ट बना हुआ था। जी, बिल्कुल, मैं बहुत डरी हुई थी कि जब आपको इतनी बार असफलता मिलती है तो लगता है कि इस बार क्यों सफल हो जाएंगे, कुछ भी तो नहीं है। तो मैंने जब मेंस का रिज़ल्ट आया था तो फिर मुझे पूरे नए सिरे से तैयारी करनी पड़ी थी मेंस की। बस अच्छी बात ये है कि मुझे आंसर शॉर्ट में लिखने की हैबिट हमेशा से थी। जी। तो मेंस का बस मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही की थी, और मुझसे मेरे टीचर्स ने भी यही कहा बार बार जी। कि तुम्हारे आंसर्स लिखने का तरीका सही है, बस कंटेंट बढ़ाने की कोशिश करो। जी। तो फिर मैंने अपनी रीडिंग बढ़ाई, रिविजन्स को और ज़्यादा फोकस में किया और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की। अलग अलग टेस्ट सीरीज़ मैंने 2-3 जगह पर ज्वाइन की थी और मैंने उनके रेगुलर टेस्ट्स दिए थे। जी। उनके एनालिसिस पे बहुत फोकस किया था कि वो क्या बोल रहे हैं बदलने को। जी। मैम आंसर राइटिंग करते समय मतलब कुछ पेन का भी रोल रहता है, जनरली स्टूडेंट का डाउट रहता है कि अगर आपके कौन सा पेन यूज़ किया था, क्या मतलब अच्छी पेन यूज़ करनी चाहिए आपने, जो इसका क्या रोल रहता है?
मुझे ये बताया गया था कि जी। अगर आप आंसर राइटिंग जब करते हैं, वहाँ मेंस का पेपर देते हैं, तो वहाँ पर पेन बदलने का समय नहीं होता है और आप सिर्फ ब्लू पेन से ही लगातार लिखते रहिए जी। या सिर्फ एक पेन यूज़ करिए। पर जब मैं आंसर राइटिंग वहाँ मेंस में कर रही थी तो मेरे पास इतना समय बच रहा था, लास्ट के 10 मिनट 5 मिनट बचते थे, तो मैं ब्लैक स्केच पेन से उसको अंडरलाइन कर देती थी इंपॉर्टेंट चीज़ों को। जी। फिर मुझे लास्ट के जब 2 पेपर्स मेरे बचे, सोशियोलॉजी का जब मेरा पेपर था, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा ना हो मेरे सारे पेपर में मार्क्स कटें इस वजह से कि मैंने पेन ब्लैक स्केच पेन यूज़ किया है, तो मैंने कोई भी पेन नहीं यूज़ किया था और ब्लू पेन से ही अंडरलाइन किया था। जी। पर रिज़ल्ट देख के मुझे लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा स्केच पेन यूज़ करने का या ब्लू पेन से ही अंडरलाइनिंग करने का। इसमें ब्लू पेन में जैसे जेल पेन या बॉल पेन है, जनरली लोग जो जेल पेन होती है उसे यूज करते हैं अच्छी हैंड राइटिंग बनने के लिए। मैं ये कहूँगी कि आप जेल पेन यूज़ करिए या बॉल पेन यूज़ करिए, कोई भी पेन यूज़ करिए, बट ऐसा पेन यूज़ करिए जिस पे आपके हाथ की पकड़ बने। जी। मेंस के पहले 3-4 अलग अलग तरीके के पेन देख लीजिए, स्पेशली कुछ होते हैं जिनकी मोटी ग्रिप होती है, कुछ होते हैं जिनकी पतली ग्रिप होती है, जी। कुछ लोग होते हैं जो मोटी निब के पेन से जल्दी जल्दी लिखते हैं, कुछ होते हैं जिनको पतली निब के पेन से जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं। जी। तो वो देख लीजिए आपके हाथ पे कौन सा पेन सूट कर रहा है और उसके एटलीस्ट 3-4 पैकेट खरीद के रख लीजिए जी। और उनसे फिर लिखने की प्रैक्टिस भी उन्हीं से करिए। मैम आपने अभी हमने बताया मेंस के लिए जो अभी बुक लिस्ट भी बताई जो जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह स्पेक्ट्रम, जिसे इसमें एक वेपर सेक्शन एनवायरनमेंट रहता है और IR इंटरनेशनल रिलेशन, इसके लिए आपने क्या चीज़ें फॉलो किया था? इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मेरा सोर्स न्यूज़पेपर्स थे। मैंने द हिंदू से जो भी पढ़ा जी। उन्हीं के नोट्स बनाए थे और मैंने सिर्फ वही रिवाइज़ किया था। जी। और बाकी करंट अफेयर्स जो थी कि कोई मीटिंग समिट अगर इंडिया में हो रहा है तो उसका एक बैकग्राउंड मैंने चेक कर लिया था। उसके अलावा IR के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर बुक नहीं फॉलो की थी। एनवायरनमेंट के लिए? एनवायरनमेंट के लिए भी मैंने कोई पर्टिकुलर बुक नहीं फॉलो की थी। शंकर IAS की एनवायरनमेंट की बुक बहुत फेमस है। जी। मैंने वो डाउनलोड ज़रूर की थी पर मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया था। कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। मैंने बहुत सुना है कि बहुत अच्छी किताब है वो, तो वो पढ़ूंगी। पर मेरे जो खुद के नोट्स बने हुए थे पहले के, जहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, उन्होंने जो मुझे एनवायरनमेंट की एक बुक दी थी वो बहुत अच्छी बुकलेट थी, तो मैंने उसका ही रिवीजन किया था और अपने खुद के जो नोट्स बने हुए थे उस पर फोकस किया। जो GS पेपर 4 होते हैं एथिक्स के लिए, उसके लिए आपने मतलब कैसे प्रिपेयर किया था? एथिक्स के लिए जो हमारे क्लास में पढ़ाया गया, नोट्स दिए गए थे, उसको मैंने फॉलो किया था। और अगेन एक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने एक शॉर्ट में एथिक्स का पूरा कोर्स कवर करने की कोशिश की थी, जी। तो उसको मैंने उसका भी नाम बता दीजिए मैम प्लीज़। जी, कोचिंग में ध्येय IAS अलीगंज में जो हम लोगों को ध्येय IAS अलीगंज लखनऊ में हमें जो एथिक्स के नोट्स दिए गए थे, मैंने उन्हें बार बार रिवाइज़ किया। और स्टडी IQ IAS करके स्टडी IQ IAS चैनल मैंने फॉलो किया था। उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था UPSC मेंस के लिए, 100 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस। तो जब मेरा UPPCS मेंस स्टार्ट हुआ था उस वक्त फिर मैंने उनका वो चैनल स्टार्ट किया था देखना, और उन्होंने जो एथिक्स को 8 लेक्चर्स में कवर किया था, उसी से मैंने एथिक्स का पेपर 4 पूरा कवर किया है अपना। जी मैम, एक आंसर राइटिंग के लिए अभी सभी सारी चीज़ें बात हुई पेंस हर एक चीज़, लेकिन एक जनरली स्टूडेंट का डाउट रहता है कि मतलब टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं। तो एक बेस्ट आंसर लिखने के लिए, ऑथेंटिक आंसर लिखने के लिए मतलब क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे ज़्यादा देखने में अट्रैक्टिव हो, एग्जामिनर कुछ तो इफेक्ट रहे और ज़्यादा मार्क्स मिले? आपने कुछ अलग से इनडायरेक्टली चीज़ें की? जी नहीं, मैंने कुछ अलग से नहीं किया। मुझे जो इंस्ट्रक्शन सारे कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं वही मुझे भी दिए गए थे। लेकिन जो जो आपकी चीज़ें आपने किया उसके मैम प्लीज़ बताइए। जी मैंने जो कुछ भी आंसर्स लिखे, मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन देके ख़त्म कर दिया था। और उसके बाद का मेरा आंसर या तो पॉइंट फॉर्म में होता था, या फिर मैं उन्हें ब्लॉक डायग्राम में दिखाती थी, या फिर ट्री डायग्राम, फ्लो चार्ट। मेरे आंसर्स में वर्ड्स या पैराग्राफ बहुत कम होते थे और डायग्राम ज़्यादा होते थे। इसका मुझे लगता है फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये मुझे हमेशा से मेरे टीचर्स ने भी और मेरी बड़ी बहन है उन्होंने भी यही बताया कि आंसर्स में शब्द कम होने चाहिए, ज्ञान ज़्यादा होना चाहिए। ये मेंस का मंत्र होता है। सो मैं आप जानना चाहेंगे कि जैसे मेंस के एग्ज़ाम देते समय 1 घंटे का ही टाइम रहता है, बीच में एक के बाद एक एग्ज़ाम रहता है, तो बीच में हमें बहुत प्रेशर रहता है, तो उस स्थिति को कैसे हैंडल करते हैं? और जो मेंस का रिटन एग्ज़ाम होता है, कैसे वो चीज़ें माइंड में याद रखती हैं? जी, जो बीच में 1 घंटे का गैप होता है जी, उसमें मैं अपना बता सकती हूँ। हर कैंडिडेट का अपना तरीका होता है उस प्रेशर को टैकल करने का। मैं ये करती थी कि जैसे ही मैं हॉल से निकल के जाती थी अपने व्हीकल के पास,
वहाँ पे मैंने जो भी शॉर्ट एकदम नोट्स बनाए होते थे, जी मैं प्रेशर फील करने की जगह मैं उन नोट्स को रिवाइज़ करती थी कि प्रेशर तो चलो पेपर दे देंगे उसके बाद ये प्रेशर तो हट जाएगा, बट अगर ये रिवाइज़ नहीं किया और मेंस में अगर मुझे ये टॉपिक आ गया लिखने को, नहीं लिख पाई जी तो तकलीफ़ भी होगी कि पढ़ भी नहीं पाए, प्रेशर भी बेवजह झेला। जी तो मैं उस 1 घंटे में रिवाइज़ करती ही रहती थी, लगातार रिवाइज़ करती थी, अपने दिमाग को ये मौका नहीं देती थी कि वो मुझे प्रेशर महसूस करवाए। आप पढ़ते पढ़ते जैसे कभी डिमोटिवेट होती थी कि नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ प्लान भी रहा आपका कि नहीं होगा तो ये कर लेंगे, इसको कैसे हैंडल? क्योंकि आप 5 टाइम्स से फाइट कर रही थी और प्री ही आपका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था, तो उसे कैसे आप हैंडल करती थी उस टाइम चीज़ें? जी, प्रीलिम्स जब क्वालिफाई नहीं होता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, मनोबल बहुत टूट जाता है कि पूरे साल पढ़ाई की पर नहीं हुआ। जी पर ये मुझे लगता है कि हमें तकलीफ़ होना या दुख होना ये सारे इंसान को होता है। अगर किसी सारे हम सब जो हैं वो कोई सुपरमैन सुपरवुमन नहीं है, जी सबको तकलीफ़ होती है, खुशी दुख सबको होता है। तकलीफ़ होती है मतलब हम इंसान हैं, पर अगर हम पढ़ने दोबारा से बैठ जाते हैं इसका मतलब हम कैंडिडेट हैं। जी तो अगर हमें तकलीफ़ हुई है, मुझे भी बहुत बार होती थी, पर मैं अगले दिन ये सोच के बैठ जाती थी कि अगर अभी दुख मनाया तो शायद सारी ज़िंदगी में दुख मनाना पड़ेगा मुझे। जी तो मैं पढ़ने बैठ जाती थी और पढ़ने का शौक़ भी हमेशा से रहा है, तो कभी खुद को ज़बरदस्ती या किसी को दिखाने के लिए मैं नहीं पढ़ने बैठी थी। जब भी पढ़ती थी अपने मन से पढ़ने बैठती थी। जी और आपका दूसरा जो सवाल था कि प्लान बी क्या है, जी मेरा कोई प्लान बी नहीं था। मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई और एक सेफ़ चॉइस नहीं था। जी तो जो भी किया मैंने इसी में मन लगा कर किया था। जी हाँ मैम, एक आप जैसे कि पढ़ते पढ़ते जब फ्रस्ट्रेट होती थी, डाइवर्ट होते जाती थी, तो उसके लिए क्या मतलब जनरली चीज़ें लोग कुछ लोग हैं जो योगा करते हैं, कुछ लोग संगीत सुनते, तो आप कैसे मतलब अपने आप को हैंडल करती थी उस चीज़ में? इंसान ही है, सब तैयारी कर रहे हैं, मशीन तो है नहीं मैम। ये बिल्कुल सही बात है, जितने भी हैं सब तैयारी कर रहे हैं, सबको पढ़ते पढ़ते बोरियत होती है। जी तो जब मेरा मेंस का पेपर था और बहुत प्रेशर मेरे ऊपर धीरे धीरे आ रहा था, तो मैंने योगा ज्वाइन कर लिया था। और मेरे सर इतने अच्छे रहे हैं कि उन्होंने इतना अच्छा मेडिटेशन मुझे सिखाया था कि अपने मेंस के पेपर के दौरान जब बहुत प्रेशर था तो मैंने मेडिटेट किया था बैठ के। 10 मिनट मैंने पढ़ाई साइड में रखी थी। और उनको मैं आज भी क्रेडिट देती हूँ कि अगर उनका मुझे मेडिटेशन नहीं आता होता तो शायद मैं वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाती। इसके अलावा मुझे पोएम्स लिखने का शौक़ है, कविताएं मैं लिखती हूँ। तो जब प्रेशर बहुत हो जाता था या मन में जो आपने कहा मनोबल टूटता है, तो उस वक्त मैं कविताएं लिखती थी। तो कविताओं के थ्रू जो भावनाएं व्यक्त हो जाती थी अपने ही आप को, जी तो थोड़ा दिमाग शांत हो जाता था। मैम, आप एक गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो उनके लिए मतलब क्या सजेशन देना चाहेंगे? जनरली आप तो मान लीजिए यहाँ तक पहुँची हैं, लेकिन हमारे रूरल एरिया में अभी भी लोग अशिक्षित हैं, शिक्षा का अभाव है और उनकी कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है, जिससे एक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आगे बढ़ने का। तो उन्हें क्या, उस गार्जियन को आप क्या कहना चाहेंगे, उस गर्ल्स कैंडिडेट को क्या कहना चाहेंगे? जो गार्जियन ऐसा करते हैं, जो जल्दी शादी कर देते हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि अगर शायद मेरे माता पिता ने मेरी शादी जल्दी कर दी होती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती और शायद आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो ऐसा मत करिए, उनको मौका दीजिए पढ़ने का। और ऐसा नहीं है कि पहली बार में मुझे सफलता मिली है, मुझे 5वीं बार में सफलता मिली है। 5 बार मेरे माता पिता ने भी थोड़ा धैर्य रखा, तो आप भी धैर्य रखिए, उनको कोशिश करने दीजिए। और जो भी महिला कैंडिडेट्स हैं, जो लड़कियां बच्चियां हैं, तैयारी कर रही हैं, सपना देखती हैं कहीं भी आगे बढ़ने का, उनको मैं ये कहूँगी कि आप अगर सपना देखा है तो सपना पूरा ज़रूर होगा। बस उस सपने को पूरा करने के लिए काम करते रहिए। हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, करते रहिए। बस ये ध्यान रखिए कि आपकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को थोड़ा इंडिपेंडेंट कर सकती हैं तो उस पर ध्यान दीजिए और उसके बाद फिर अपने सपने पर काम करते रहिए। अगर आप लड़ रही हैं तो फिर मतलब आप जीतेंगी ज़रूर, पर अगर आपने लड़ के थक के बैठ गई हैं तो फिर आपके जीतने का तो कोई सवाल नहीं बनता है। तो मेहनत करते रहिए, लड़ते रहिए। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो आप ही की तरह तकलीफ़ झेल रही हैं, आपसे ज़्यादा तकलीफ़ झेल रही हैं, आपसे कम तकलीफ़ झेल रही हैं, और सब लड़ रही हैं। आप भी लड़िए, अपने आप के लिए पहले लड़िए, तब किसी और के लिए लड़िए। जी मैम, एक क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं अभी 10th-12th में और जो अभी इस स्ट्रगलिंग फेस में, उनको जैसे क्या सजेशन देना चाहेंगी? वो स्टार्टिंग कहाँ से करें जो न्यू स्टूडेंट के लिए? वो मतलब एक बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट करें इस तैयारी को?
जी जो शुरू कर रहे हैं तैयारी और एकदम नए हैं जी उनको मैं ये कहूँगी कि आप पहले समय लेकर पूरा कोर्स समझिए, सिलेबस डाउनलोड करिए, लोगों की बातों में मत आइए, जी। ये पूछा जाता है वो पूछा जाता है, ऐसा नहीं। जी सिलेबस डाउनलोड करिए, सिलेबस में सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि वो क्या पूछेंगे, क्या उनका फोकस रहेगा जानने के लिए। तो सिलेबस पढ़िए, सिलेबस समझिए अच्छे से और रोज़ एक पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो जनसत्ता कहा जाता है, जी अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है। जी रोज़ पढ़ना शुरू करिए तो ज्ञान आप बाद में अर्जित करिएगा। पहले एक समझ बना लीजिए कि दुनिया कैसे चल रही है, क्या दिक्कतें हैं दुनिया में, जी भारत में क्या दिक्कतें हैं और उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कतें हैं। जी तो पहले एक समझ बनाइए, 1 महीना लीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करिए कि आपको हिस्ट्री ज़्यादा आता है कि ज्योग्राफी ज़्यादा आता है, क्या ज़्यादा क्या कम आता है। जी और 1 महीने की प्लानिंग के बाद जो भी आपने अपना स्टडी प्लान बनाया है उसको पूरे साल फॉलो करिए। जी जब तक आप अपने पढ़ाई को एकदम साइंटिफिक तरीके से पढ़ते रहेंगे जी और कमिटमेंट एक बना के रखेंगे कि मैंने सोचा है तो मैं पढ़ के ही उठूँगा या उठूँगी, जी तो ही आप आगे बढ़ेंगे और ज़रूर बढ़ेंगे फिर। जी मैम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कहाँ तक हेल्पफुल रहता है? बहुत ज़्यादा Prelims में? हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा क्या हेल्पफुल कई होता बार है। लोग कहते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन भी आता है? कितने क्वेश्चन आपने तो कई बार फिल्म्स दिया है, जी। तो रिपीट होता है क्वेश्चन? बहुत बार सवाल रिपीट होते हैं जो कि मैंने देखे हैं। जी। वो कभी क्वेश्चन घुमा देंगे, वो कभी आपसे पूछ लेंगे कि जो सवाल है वो जी। पूछेंगे और अगले साल जवाब सवाल कर देंगे और सवाल को जवाब बना देंगे। जी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहिए, उसको याद करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि कौन सा टॉपिक, जब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जी तो हमें एक आइडिया मिलता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैम ये मेंस में भी रिपीटेड क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर? जी मुझे इसके बारे में नहीं पता है क्योंकि मुझे इतना मौका नहीं मिला था, जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे उम्मीद नहीं थी, जी तो मैं प्रीवियस ईयर्स के सवाल देख ही नहीं पाई थी। पर जितना मैंने सुना उतना ये था कि हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जी ऐसा मैंने सुना कि कुछ कुछ सवाल होते हैं। जी मैम, इस जैसे आपने अभी यूट्यूब चैनल का नाम बताया SSC अड्डा का, इसके अलावा भी अपनी एक क्रेजी जीके टिक, इसके अलावा भी और कोई जो यूट्यूब चैनल जिससे आप हेल्प ली हैं उसे बता सकते हैं, या फिर साइट हो जो वेबसाइट है नेट का, तो उसे बता सकते हैं? जी इसके अलावा मैंने एक और नाम लिया था स्टडी IQ IAS का, जी और दूसरा खुद आपका चैनल मैंने देखा था। थैंक यू मैम। जी इंटरव्यू की तैयारी जब मैं कर रही थी तो मुझे मेरी बड़ी बहन जो इलाहाबाद में ही है उन्होंने आपका ही वीडियो भेजा था जी और आपके चैनल का लिंक भेजा था कि ये जो भी कैंडिडेट बाहर आते हैं ये उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो तुम्हें एक पता चलता रहेगा कि कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। जी तो मैंने आपका चैनल देखा था और ये प्रमोशन नहीं है, ये सच है। मैंने देखा था तो मुझे यही 3-4 यूट्यूब चैनल ने काफ़ी मदद मिली थी मुझे इनसे। और वेबसाइट के लिए एक PRS वेबसाइट है, जी उसमें पॉलिटी के मंथली पॉलिसी रिव्यू आते हैं, जी MPR उन्हें कहते हैं, मंथली पॉलिसी रिव्यू। मैं उसको बहुत फॉलो करती थी, पढ़ने का भी शौक़ था उनको, बहुत ज्ञान की बातें उसमें होती हैं। जी और इसके अलावा दृष्टि की वेबसाइट मैं बहुत फॉलो करती थी। जी और मैम टेलीग्राम ग्रुप है जो आपको पसंद है, ज़्यादा लाइक उसे पढ़ती थी आपको? नहीं, टेलीग्राम से मेरी जी उतना मैम, इस आपकी पढ़ाई में नेट और यूट्यूब कितना हेल्पफुल रहा? जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जनरली लोग के कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, तो आपकी स्टडी में कितना हेल्पफुल रहा नेट का? सोशल मीडिया का यूज़ हमारे ऊपर होता है। अगर हम उसी यूट्यूब को हम मूवीज़ देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दिन भर गाने भी सुन सकते हैं, उसी यूट्यूब से हम लोग दिन भर पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो हम सोशल मीडिया का कैसा यूज़ कर रहे हैं ये हमारे ऊपर होता है। और दूसरा एक फैक्टर ये होता है कि हमारे अंदर ये एक स्यूडो बिलीफ होता है, भ्रम, कि हमें लगता है हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम कमेंट्स चेक कर रहे होते हैं। वो जो बोल रहे हैं यूट्यूबर, जो सर बोल रहे हैं, हम वो नहीं सुनते हैं, हमारा ध्यान कमेंट्स पे होता है। तो हमें ये देखना होगा कि हम सोशल मीडिया का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, क्या मूवी देख रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, और क्या हमें ये भ्रम तो नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया का कितना यूज़ करते हैं, और उस यूज़ को जो आपने वीडियो देखा है, अगर आप उसके नोट्स भी बना लेते हैं अपने पास, जो कि मैंने किया था, उन वीडियोस के नोट्स बना के अपने पास रख लीजिए ताकि आपको उन वीडियोस को दोबारा ना देखना पड़े। जी तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपने बताया कि आप पोएम भी लिखती थी जब ज़्यादा डाइवर्ट होती थी या फिर डिमोटिवेट होती थी, तो कोई भी मोटिवेशन लाइनें या इंस्पिरेशन लाइनें जो आपको आती है तो हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। जी अभी तो मुझे याद नहीं है, पर एक कविता जो मैंने
पिछले बीच से सबसे रीसेंट जो रीसेंट मैंने कविता लिखी है जी वो इस बारे में थी कि अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं और वो खुद हमारी मदद चाहते हैं पर वो हमारी मदद नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, जी तो हमें कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए मैंने एक कविता छोटी सी लिखी थी वो लंबी, मुझे 2 ही 3 लाइन्स उसकी याद है जी कि तू चल अकेले मत दे उनका साथ जो तेरा साथ नहीं चाहते, वह खुद शीशे में नज़रें नहीं मिलाते हैं, जी तुझे वो दुनिया से क्या समझाएंगे, तुझे वो दुनिया को क्या बताएंगे। ऐसे करके वो बहुत लंबी कविता थी पर मुझे वो याद नहीं है अभी। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर हमारे व्यूवर्स के साथ कीमती समय देने के लिए आपका। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स वो सारी चीज़ें मैम ने एक एक करके, एक जो आपका कमेंट्स था जो हमने एक लिख करके नोट करके लाया था, और आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैम ने एक एक स्ट्रेटजी बता दिया, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आंसर राइटिंग हो, और साथ साथ इसको जो है करंट अफेयर्स के लेकर GS1 GS2 GS3 इसको रिसोर्सेज के लेकर क्या क्या चीज़ें पढ़ा था, क्या जो फॉलो किया था एक एक करके अपनी जर्नी में, मोटिवेशन से लेकर डाइवर्ट। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि मैम 5 टाइम्स लगातार जो है कि इस एग्ज़ाम को दिया और प्री ही नहीं क्वालिफाई की। जब प्री क्वालिफाई किया तो मेंस किया और इंटरव्यू, और फाइनली इतनी आगे निकल गई कि सेकेंड रैंक, पूरे झंडे ही गाड़ दिए मैम ने। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उससे आने वाले अगले वीडियो में हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।